2010 की गर्मियों में चार्ल्सटन, दक्षिण कैरोलिना, दक्षिणी परिदृश्य की गर्मी और आकर्षण के साथ जीवित था। एमिली डेविस, एक 22 वर्षीय कॉलेज की छात्रा, अपनी मां लिंडा और अपने सौतेले पिता रॉबर्ट के साथ शहर के बाहरी इलाके में एक विशाल औपनिवेशिक शैली के घर में रहती थी। एमिली एक उज्ज्वल, महत्वाकांक्षी युवती थी जो एक स्थानीय विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन कर रही थी। वह अपने साथियों द्वारा अच्छी तरह से पसंद किया गया था और दोस्तों का एक करीबी समूह था। हालांकि उसके प्रतीत होता है कि सही बाहरी के नीचे एमिली ने एक रहस्य को बरकरार रखा जिसने उसके परिवार के बहुत कपड़े को नष्ट करने की धमकी दी। रॉबर्ट, उनके सौतेले पिता, 40 के दशक के उत्तरार्ध में एक सफल व्यवसायी थे। एमिली के पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने 5 साल पहले लिंडा से शादी की थी। अपने आकर्षक आचरण और पॉलिश उपस्थिति के साथ रॉबर्ट जल्दी से समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। बाहरी लोगों के लिए डेविस परिवार स्थिरता और सफलता का प्रतीक दिखाई दिया, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे एक खतरनाक और अवैध संबंध चल रहा था। अफेयर शुरू होने से पहले ही एमिली और रॉबर्ट के बीच संबंध हमेशा करीबी रहे थे। रॉबर्ट अक्सर एक पिता की तुलना में एक दोस्त की तरह काम करते थे। एमिली को रात के खाने पर ले जाते थे, उसकी पढ़ाई पर चर्चा करते थे और यहाँ तक कि अपने व्यावसायिक उपक्रमों के बारे में भी उन्हें बताते थे। समय के साथ उनका बंधन गहरा हो गया और निर्दोष बातचीत धीरे धीरे कुछ और भयावह में विकसित हुई। मामला काफी मासूमियत से शुरू हुआ, यहाँ एक सुस्त स्पर्श, वहाँ एक बहुत लंबी नजर, लेकिन यह जल्दी से बढ़ गया। एक शाम जब लिंडा रिश्तेदारों से मिलने जा रही थी, रॉबर्ट और एमिली ने खुद को घर में अकेला पाया। उनके बीच तनाव स्पष्ट था और लिंडा की उपस्थिति के बिना उन्होंने एक ऐसी रेखा पार कर ली जिसे कभी भी पार नहीं किया जा सकता था। क्या एक चोरी चुंबन के रूप में शुरू जल्दी से जुनून की एक रात में बदल गया। उनके भाग्य सी एमिली भावनाओं के मिश्रण से अभिभूत, जो कुछ हुआ था उससे दोनों उत्साहित और भयभीत थे। वह जानती थी कि यह गलत है, लेकिन निषिद्ध का रोमांच और रॉबर्ट के प्रति उसके गहरे आकर्षण ने उसे तोड़ने से रोक दिया। दूसरी ओर रॉबर्ट की गणना अधिक थी। वह जोखिमों से अवगत था, लेकिन एमिली के लिए उसकी इच्छा ने नैतिकता या जिम्मेदारी की किसी भी भावना को प्रभावित किया जो उसके पास हो सकता था। दोनों प्रेमी प्रेम प्रसंग को छिपाकर रखने के अपने प्रयासों में सावधानी बरत रहे थे। वे चार्ल्सटन के करीबी समुदाय की चुभती आंखों से दूर एकांत स्थानों में मिले। रॉबर्ट ने शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा नॉनडेस्क्रिप्ट केबिन किराए पर लिया, जहां वे गुप्त रूप से मिलेंगे। एमिली ने एक बर्नर फोन ले जाना शुरू किया, जिसका उपयोग वह विशेष रूप से रॉबर्ट के साथ संवाद करने के लिए करती थी। फोन हमेशा चुप रहता था और उसने इसे अपने बैग के नीचे छिपा दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि लिंडा को यह कभी नहीं मिलेगा। उनकी सावधानियों के बावजूद चक्कर ने एमिली पर एक तोल लिया। वह भारी अपराध बोध से जूझ रही थी, खासकर जब उसने देखा कि उसकी मां रॉबर्ट से शादी में कितनी खुश थी। लिंडा अपनी छत के नीचे होने वाले विश्वासघात से पूरी तरह अनजान थी, अपनी शादी और अपनी बेटी के भविष्य पर केंद्रित थी। वह अक्सर इस बारे में बात करती थी कि उसे कितना भाग्यशाली लगा कि उसे रॉबर्ट जैसा आदमी मिला, जिसने न केवल उनके लिए प्रदान किया बल्कि एमिली के बारे में वास्तव में परवाह भी की। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदल गए, मामला तेज हो गया। एमिली और अधिक पीछे हट गई, अपने दोस्तों से खुद को दूर कर लिया और पूरी तरह से रॉबर्ट के साथ अपने गुप्त संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने कक्षाएं छोड़ दीं, सामाजिक समारोहों से परहेज किया और उसके साथ हर संभव पल बिताया। उसके ग्रेड फिसलने लगे और उसके दोस्तों ने उसके व्यवहार में बदलाव देखा, लेकिन एमिली ने स्कूल के काम से अभिभूत होने के बारे में अस्पष्ट बहाने से उनकी चिंताओं को दूर कर दिया।
दूसरी ओर रॉबर्ट ने समर्पित पति और सौतेले पिता के अपने मुखौटे को बनाए रखा। उन्होंने लिंडा के साथ सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेना जारी रखा, एक आदर्श पारिवारिक व्यक्ति की भूमिका निभाई। उनके आकर्षण और करिश्मे ने संदेह को दूर रखा और उनके सामाजिक दायरे में किसी ने भी कभी भी उस अंधेरे रहस्य का अनुमान नहीं लगाया होगा जो वह परेशान कर रहा था। जैसे जैसे मामला जारी रहा, एमिली का अपराधबोध लगभग असहनीय हो गया। वह जानती थी कि अगर लिंडा को कभी पता चला तो वह उसकी मां को नष्ट कर देगी। फिर भी इस ज्ञान के बावजूद एमिली ने खुद को रिश्ता खत्म करने में असमर्थ पाया। चक्कर की अवैध प्रकृति ने उसके और रॉबर्ट के बीच एक शक्तिशाली नशे की लत गतिशील बनाया था, एक जिसे दोनों में से कोई भी तोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उनकी गुप्त दुनिया तेजी से नाजुक महसूस करने लगी क्योंकि मामला घसीटा गया। हर नजर, हर स्पर्श, हर फुसफुसाए शब्द एक टिक टाइम बम की तरह महसूस किया, विस्फोट करने और उनके द्वारा बनाए गए जीवन को चकनाचूर करने की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन जब उन्होंने इस खतरनाक खेल को नेविगेट किया, तब भी न तो एमिली और न ही रॉबर्ट विनाशकारी परिणामों की भविष्यवाणी कर सकते थे जो सामने आने वाले थे। जैसा कि रॉबर्ट और एमिली के बीच संबंध 2010 के पतन में जारी रहा, डेविस घराने ने उन तरीकों से बदलना शुरू कर दिया जिन्हें लिंडा अनदेखा नहीं कर सकती थी। सबसे पहले, मतभेद सूक्ष्म थे। रॉबर्ट अधिक विचलित लग रहा था, अक्सर अपनी शाम की बातचीत के दौरान विचार में खो गया। उन्होंने अधिक बार देर से काम करना शुरू किया, यह दावा करते हुए कि उनके व्यवसाय का विस्तार हो रहा है और उनके निरंतर ध्यान की आवश्यकता है। एक सहायक पत्नी लिंडा ने उसके स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके दिमाग के पीछे एक भयावह भावना ने उसे बताया कि कुछ सही नहीं था। एमिली भी अलग तरह से व्यवहार कर रही थी। वह हमेशा अपनी मां के करीब रही थी, लेकिन हाल ही में वह दूर और व्यस्त लग रही थी। वह अपने कमरे में बंद अधिक समय बिताती थी, अक्सर दरवाजा बंद होता था और अंधा खींचा जाता था। जब लिंडा ने उससे स्कूल के बारे में पूछा तो एमिली अस्पष्ट, उदासीन उत्तरों के साथ जवाब देगी, आंखों के संपर्क से बचेगी और जल्दी से विषय बदल देगी। उसका एक बार उज्ज्वल और आकर्षक व्यवहार उदास हो गया था और वह अक्सर चिंतित दिखाई देती थी, अपने फोन की आवाज पर कूदती थी और शांत स्वर में कॉल लेती थी। लिंडा का संदेह तब बढ़ने लगा जब उसने रॉबर्ट और किसी ऐसे व्यक्ति के बीच एक फोन कॉल सुनी जिसे वह पहचान नहीं पाई। देर रात हो चुकी थी और लिंडा एक गिलास पानी के लिए रसोई में जा रही थी जब उसने रॉबर्ट की आवाज सुनी, कम और जरूरी, अपने अध्ययन से आ रही थी। दरवाजा थोड़ा अजर था और वह यह जानने के लिए पर्याप्त सुन सकती थी कि बातचीत व्यवसाय के बारे में नहीं थी। उसने हम ऐसा नहीं कर सकते और यह बहुत जोखिम भरा है जैसे वाक्यांश पकड़े। जब उसने दरवाजा तोड़ा और खोल दिया तो रॉबर्ट ने देखा और जल्दी से कॉल समाप्त कर दिया, जिससे उसे एक तनावपूर्ण मुस्कान और एक कठिन ग्राहक के बारे में बहाना मिला। उस रात लिंडा जाग रही थी, उसके दिमाग में बातचीत को दोहरा रही थी। रॉबर्ट का व्यवहार तेजी से संदिग्ध होता जा रहा था और वह इस भावना को हिला नहीं सका कि कुछ बहुत गलत था। उसकी प्रवृत्ति ने उसे बताया कि रॉबर्ट कुछ छिपा रहा था और उसने उन छोटे विवरणों पर करीब से ध्यान देना शुरू कर दिया जिन्हें उसने पहले अनदेखा किया था। पहला असली सुराग तब आया जब लिंडा ने गलती से लिविंग रूम को साफ करते हुए रॉबर्ट के ब्रीफकेस पर दस्तक दी। जैसे ही वह बिखरे हुए कागजात लेने के लिए नीचे झुकी, उसने एक छोटा, चिकना फोन देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह रॉबर्ट का सामान्य फोन नहीं था, यह बहुत सरल था, लगभग बर्नर फोन की तरह। लिंडा का दिल दौड़ गया क्योंकि उसे निहितार्थ का एहसास हुआ वह किसके साथ एक फोन पर संवाद कर रहा था जिसे वह नहीं जानता था। लिंडा ने तुरंत रॉबर्ट का सामना नहीं किया।
इसके बजाय वह उसे और अधिक बारीकी से देखने लगी, किसी भी अन्य संकेत की तलाश में जो उसके बढ़ते संदेह की पुष्टि कर सके। उसने देखा कि रॉबर्ट को देर रात 5 संदेश मिलना शुरू हो गए थे, संदेश जो उसने जल्दी से हटा दिए थे। वह हमेशा बैठकों या सम्मेलनों के बारे में अस्पष्ट स्पष्टीकरण के साथ शहर से बाहर अधिक लगातार यात्राएं कर रहा था। हर बार जब वह छोड़ दिया, एमिली असामान्य रूप से तनाव में प्रतीत होता है और लिंडा मदद नहीं कर सकता है, लेकिन आश्चर्य है कि अगर 2 घटनाओं जुड़े थे। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्प लिंडा ने चुपचाप जांच शुरू कर दी। उसने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट की जांच करके किसी भी असामान्य शुल्क की तलाश शुरू की। उसे उन्हें खोजने में देर नहीं लगी, महंगे रेस्तरां में डिनर, आसपास के शहरों से होटल की रसीदें और यहाँ तक कि एक गहने की दुकान पर खरीदारी जिसके बारे में वह कुछ नहीं जानती थी। रसीदों ने एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर चित्रित की जो अपनी पत्नी के अलावा किसी और पर महत्वपूर्ण समय और पैसा खर्च कर रहा था। लिंडा की बेचैनी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती गई। उसने रॉबर्ट की चीजों के माध्यम से खोज की जब वह घर पर नहीं था, कुछ भी ढूंढ रहा था जो उसके डर की पुष्टि कर सकता है। एक दोपहर उसे छिपे हुए फोन पर 5 संदेशों की एक श्रृंखला मिली जो संक्षिप्त लेकिन अंतरंग थे, स्पष्ट रूप से एक व्यावसायिक सहयोगी के लिए नहीं थे। संदेश अहस्ताक्षरित थे और संपर्कों में कोई नाम नहीं था, बस एक संख्या। संदेशों को कोडित किया गया था, लेकिन अंडरटोन अचूक था। जो कोई भी उस फोन के दूसरे छोर पर था, वह रॉबर्ट की गहराई से परवाह करता था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लिए वह सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार था। लेकिन सभी सबूतों के बावजूद लिंडा को कभी संदेह नहीं था कि दूसरा व्यक्ति उसकी अपनी बेटी थी। एमिली हमेशा इतनी सावधान रही थी, अपने बर्नर फोन का उपयोग केवल तभी करती थी जब वह घर से दूर थी या रॉबर्ट के साथ एकांत केबिन में थी। लिंडा को मिले संदेश रॉबर्ट के फोन से थे और वे जानबूझकर अस्पष्ट थे कि वह निश्चित नहीं हो सकती थी कि दूसरा व्यक्ति कौन था। लिंडा की चिंता उसके दैनिक जीवन को प्रभावित करने लगी। वह और अधिक पीछे हट गई, उसके विचार संभावित संबंध से भस्म हो गए। उसने हर चीज पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। रॉबर्ट ने हर यात्रा की, हर बार एमिली ने घर छोड़ दिया, हर कानाफूसी उसने सुनी। घर में तनाव स्पष्ट था और लिंडा ने खुद को तुच्छ मामलों पर रॉबर्ट और एमिली दोनों पर तड़कते हुए पाया। उसकी नसों में बढ़ते संदेह से डर गया कि उसकी शादी उजागर हो रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, लिंडा ने तेजी से अलग-थलग महसूस किया, अपनी चिंताओं को किसी के साथ साझा करने में असमर्थ। वह शर्म और शर्मिंदगी के डर से दोस्तों या परिवार में विश्वास नहीं करना चाहती थी, अगर उसका संदेह सच होता। इसके बजाय उसने सब कुछ बोतल बंद रखा। उसकी निराशा और डर रातों की नींद हराम और भय की बढ़ती भावना में प्रकट हुआ। डेविस घर का एक बार गर्म और प्यार भरा माहौल ठंडा हो गया था, हवा में तनाव के साथ मोटी थी। लिंडा को पता था कि वह अनिश्चितता की इस स्थिति में रहना जारी नहीं रख सकती है, लेकिन वह अभी तक रॉबर्ट का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी। उसे और अधिक प्रमाण की आवश्यकता थी, कुछ निर्विवाद जो उसे सच्चाई स्वीकार करने के लिए मजबूर करेगा। उसे कम ही पता था कि सच्चाई घर के बहुत करीब थी, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नवंबर 2010 की शुरुआत में लिंडा डेविस अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर थी। उसके पति की बेवफाई के बढ़ते सबूत उसे दिनरात कुतरते रहे। गुप्त फोन, गुप्त पाठ संदेश, अस्पष्टीकृत अनुपस्थिति, यह सब इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि रॉबर्ट किसी और को देख रहा था। लेकिन सब कुछ उजागर होने के बावजूद उसे निश्चित प्रमाण की आवश्यकता थी। उसे इसे अपनी आंखों से देखने की जरूरत थी। एक सर्द शाम जब रॉबर्ट ने एक और देर रात की व्यावसायिक बैठक की घोषणा की, लिंडा ने फैसला किया कि यह मामलों को अपने हाथों में लेने का समय है।
उसने उसके जाने तक इंतजार किया, फिर जल्दी से उसके कोट और चाबियों को पकड़ लिया, उसका पीछा करने के लिए दृढ़ संकल्प किया। जैसे ही वह चली गई, उसके हाथ कांप गए, उसका दिमाग डर और गुस्से से दौड़ रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया, रॉबर्ट की कार की टेल लाइट्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए, क्योंकि वह अपने छोटे शहर की घुमावदार सड़कों के माध्यम से नेविगेट करता था। जैसे ही उसने उसका पीछा किया, उसने देखा कि वह अपने कार्यालय या किसी भी सामान्य स्थान की ओर नहीं जा रहा था, जिसका उसने अक्सर दावा किया था। इसके बजाय वह शहर से बाहर चला गया, बाहरी इलाके में एक एकांत क्षेत्र की ओर जो अपने घने जंगल और निजी संपत्तियों के लिए जाना जाता था। लिंडा का दिल उसके सीने में घुस गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह कहाँ जा रही है। वहाँ केवल एक ही जगह थी जहाँ रॉबर्ट जा सकते थे, एक दूरस्थ केबिन जो उन्होंने एक बार सप्ताहांत की छुट्टी के लिए किराए पर लिया था, दूर की आंखों से। जब रॉबर्ट की कार ने आखिरकार केबिन की ओर जाने वाले एक संकरे गंदगी वाले रास्ते पर मुख्य सड़क को बंद कर दिया, तो लिंडा ने सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए अपनी गति धीमी कर दी। उसने अपनी कार पेड़ों के एक समूह के पीछे खड़ी कर दी और ध्यान से अंडरब्रश के माध्यम से अपना रास्ता बना लिया। ठंडी हवा उसकी त्वचा पर काट रही थी। जैसे ही वह समाशोधन के पास पहुंची जहां केबिन खड़ा था, वह जम गई। वहां केबिन के ठीक बाहर खड़ी एमिली की कार थी। एक पल के लिए लिंडा के दिमाग ने वह देखने से इनकार कर दिया जो वह देख रही थी। उसने रॉबर्ट को एक अन्य महिला के साथ पकड़ने की उम्मीद की थी, कुछ अजनबी जिसने उसे अपनी शादी से दूर कर दिया था। लेकिन एमिली, उसकी अपनी बेटी, विचार करने के लिए संभावना बहुत भयावह थी। लेकिन वहां यह निर्विवाद था, एक दूसरी कार जो एमिली के अलावा किसी और की नहीं हो सकती थी। मतली की एक लहर को निगलते हुए लिंडा केबिन के करीब पहुंच गई। गिरी हुई पत्तियां उसके पैरों के नीचे धीरे से उखड़ गईं। वह छाया में रही, चुपचाप चलती रही, जब तक कि वह खिड़कियों में से एक तक नहीं पहुंच गई। पर्दे केवल आंशिक रूप से खींचे गए थे, जिससे उसे अंदर एक संकीर्ण दृश्य दिखाई दे रहा था। उस छोटे से अंतर के माध्यम से उसने जो देखा, वह उसकी दुनिया को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। रॉबर्ट और एमिली अंदर थे, चिमनी के पास एक साथ खड़े थे। आग की लपटों की कोमल चमक ने दीवारों पर टिमटिमाती छाया डाली, लेकिन उनके आलिंगन की अंतरंगता में कोई गलती नहीं थी। रॉबर्ट के हाथों ने एमिली की कमर पर आराम किया, उसे करीब खींच लिया, जबकि एमिली ने उसे एक अभिव्यक्ति के साथ देखा जिसे लिंडा ने पहले कभी नहीं देखा था, प्यार, इच्छा और कुछ और की अभिव्यक्ति। इससे पहले कि लिंडा पूरी तरह से समझ सके कि क्या हो रहा था, रॉबर्ट नीचे झुक गया और एमिली को चूमा। उनके शरीर ने एक साथ एक तरह से दबाया जिससे संदेह के लिए कोई जगह नहीं बची। लिंडा खिड़की से वापस लड़खड़ा गई, उसकी सांस छोटी, प्रचंड हांफने लगी। जिस दृश्य को उसने अभी देखा था वह इतना विचित्र था, इतना गहरा गलत था कि उसका मन इसे वास्तविकता के रूप में स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहा था। दुनिया में जिन दो लोगों से वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी और उन पर भरोसा करती थी, उन्होंने उसे सबसे अकल्पनीय तरीके से धोखा दिया था। रॉबर्ट और एमिली की छवि ने एक साथ उसकी स्मृति में खुद को जला दिया, एक मुड़ दृष्टि जो उसे हमेशा के लिए परेशान करेगी। कुछ पीड़ादायक क्षणों के लिए लिंडा अंधेरे में वहां खड़ी थी, उसके विचार सदमे, क्रोध और निराशा का एक अराजक बवंडर थे। उसने महसूस किया जैसे कि उसके नीचे से जमीन फट गई थी, जिससे वह दर्द और विश्वासघात के शून्य में गिर गई। लेकिन जैसे जैसे शुरुआती झटका लगने लगा, एक नई भावना ने अपनी जगह ले ली, ठंडा, खदबदा गुस्सा। लिंडा केबिन से चुपचाप पीछे हट गई, जैसा कि वह कर सकती थी। उसका दिमाग खोज से निकल रहा था। वह जानती थी कि नियंत्रण खोने से पहले उसे अपने और उस केबिन के बीच अधिक से अधिक दूरी तय करनी होगी।
घर वापस ड्राइव एक धब्बा था। उसके विचार हर दिशा में घूम रहे थे क्योंकि उसने जो देखा था उसे समझने की कोशिश की थी। यह कब तक चल रहा था? रॉबर्ट उसके साथ, उनके परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? और एमिली उसकी अपनी बेटी उसे इतने नीच तरीके से कैसे धोखा दे सकती है? जब लिंडा आखिरकार अपने घर की सुरक्षा के लिए पहुंची तो वह सोफे पर गिर गई। उसका पूरा शरीर हिल गया। वह अपने मूल के लिए बीमार महसूस करती थी। जो उसने देखा था उसका झटका अभी भी उसकी इंद्रियों को सुन्न कर रहा था। वह भावनाओं की बाढ़ से अभिभूत थी। शादी के लिए दुहक जो अब अपूरणीय रूप से बिखर गया था। दो लोगों द्वारा विश्वासघात पर रोष जिस पर उसने सबसे अधिक भरोसा किया था। और आगे क्या करना है इस पर भ्रम। लिंडा ने बाकी रात एक विस्मय में बिताई। उसका मन आराम करने में असमर्थ था क्योंकि वह स्थिति की विशालता से जूझ रही थी। हर बार जब उसने अपनी आंखें बंद कीं, तो रॉबर्ट और एमिली की छवि एक साथ बार बार दोहराई गई, एक दुःस्वप्न जिसमें से कोई बच नहीं पाया। वह जानती थी कि वह इसे अपने पास नहीं रख सकती है, लेकिन उनमें से किसी एक का सामना करने के बारे में सोचा। इस अंधेरे रहस्य को प्रकाश में लाने के लिए उसे भय से भर दिया। जैसे ही सुबह टूटी और दिन की पहली रोशनी खिड़कियों से गुजरी, लिंडा को एहसास हुआ कि उसके जीवन में कुछ भी कभी भी एक जैसा नहीं होगा। उसने जो सच्चाई उजागर की थी वह बहुत भयानक थी, अनदेखी करने के लिए बहुत विनाशकारी थी। लेकिन वह रॉबर्ट का सामना कैसे कर सकती थी? वह एमिली का सामना कैसे कर सकती थी? और सच्चाई सामने आने के बाद उनके परिवार का क्या होगा? एक बात निश्चित थी, यह अंधेरा रहस्य हमेशा के लिए छिपा नहीं रह सकता था। लिंडा की खोज अंत की शुरुआत थी, तबाही का एक अग्रदूत जो उनके परिवार को अलग करने वाला था। 3 नवंबर 2010 की सुबह लिंडा डेविस एक भारी दिल और उथल-पुथल से भरे दिमाग के साथ जाग गई। पिछली रात उनके पति रॉबर्ट और उनकी बेटी एमिली के अफेयर की खोज ने उन्हें चपेट में ले लिया था। जैसे ही भोर हुई, लिंडा को पता था कि वह अब अपना गुस्सा और विश्वासघात नहीं रख सकती। उसे जवाब की जरूरत थी, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे उन दो लोगों का सामना करने की जरूरत थी जिन्होंने उसकी दुनिया को चकनाचूर कर दिया था। लिंडा का दिमाग भय और दृढ़ संकल्प के मिश्रण के साथ दौड़ गया क्योंकि वह टकराव के लिए तैयार थी। उसने अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। कच्चे दर्द और रोष उसने महसूस किया कि उसके हर कदम में स्पष्ट था। उसने रसोई के माध्यम से गति की, एक कॉफी कप को कसकर पकड़ लिया। उसकी कांपती उंगलियों के खिलाफ सिरेमिक सतह ठंडी हो गई। उसकी आंखें खून से लथपथ थीं, और उसकी सामान्य रूप से रचित आचरण को उसकी खोज के आघात द्वारा ईंधन की तीव्रता से बदल दिया गया था। सुबह 9:00 बजे तक लिंडा ने संकल्प लिया था कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकती। वह जानती थी कि रॉबर्ट और एमिली का एक साथ सामना करना वास्तव में उस विश्वासघात को संबोधित करने का एकमात्र तरीका होगा जो हुआ था। उसने उन्हें सीधे सामना करने की योजना बनाई, चाहे कोई भी लागत हो। उसने एक गहरी सांस ली, जो खुद को उस टकराव के लिए तैयार कर रही थी जो वह डर रही थी। जैसे ही लिंडा ने लिविंग रूम में प्रवेश किया, जहां रॉबर्ट और एमिली बैठे थे, उसने तुरंत देखा कि माहौल कितना अलग था। कमरा, जो हमेशा घरेलू शांति का प्रतीक रहा था, अब दमनकारी महसूस किया और एक अंतर्निहित तनाव के साथ आरोप लगाया। रॉबर्ट नाश्ते की मेज पर बैठा था, एक विचलित अभिव्यक्ति के साथ अपने फोन के माध्यम से स्क्रॉल कर रहा था। एमिली उसके सामने बैठ गई, उसका चेहरा पीला और आशंकित था। लिंडा की उपस्थिति एक स्पष्ट दिन पर अचानक तूफान की तरह थी। प्रस्तावना के बिना वह कमरे में चली गई, उसकी आंखें क्रोध और दिल टूटने के मिश्रण से धधक रही थीं। वह जो रसोई का चाकू पकड़ रही थी, वह अब उसकी पीठ के पीछे छिपा हुआ था,
लेकिन उसकी पकड़ में तनाव साफ झलक रहा था। रॉबर्ट, एमिली, लिंडा ने कहा, उसकी आवाज भावना के साथ तंग है। मुझे जवाब चाहिए। यह कब से चल रहा है? आप मेरे साथ, हमारे परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? रॉबर्ट ने ऊपर देखा। उसका चेहरा आकस्मिक उदासीनता से भ्रम की स्थिति में जा रहा था और फिर अलार्म के रूप में उसने लिंडा की आंखों में देखा। एमिली का चेहरा, जो पहले से ही चिंता से भरा हुआ था, एक छाया को सफेद कर दिया। वे दोनों देख सकते थे कि लिंडा नियंत्रण खोने के किनारे पर थी। हम इस बारे में बात करने जा रहे थे, रॉबर्ट ने शुरू किया। उसका स्वर रक्षात्मक था। चलो बस बैठ जाओ और... नहीं, लिंडा बाधित, उसकी आवाज बढ़ रही है। मैंने कल रात सब कुछ देखा। मैंने आप दोनों को एक साथ केबिन में देखा। आप मुझे इस तरह कैसे धोखा दे सकते हैं? और एमिली, मेरी अपनी बेटी। एमिली के बोलने के प्रयास ने केवल चीजों को बदतर बना दिया। माँ, कृपया मुझे समझाने दो। ऐसा नहीं है कि यह कैसा दिखता है। लिंडा का गुस्सा उबलते बिंदु पर पहुंच गया। उसकी दृष्टि संकुचित हो गई, पूरी तरह से रॉबर्ट पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, जो अब खड़ा था, उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। लिंडा के अंदर भावनात्मक तूफान भारी था और उसके विचार विश्वासघात से भस्म हो गए थे। अंधे गुस्से के एक पल में वह रसोई के चाकू के लिए पहुंची, जिसे वह अपने हाथ में कसकर पकड़ रही थी। चाकू नाश्ता तैयार करने के लिए इरादा किया गया था, लेकिन अब उसके प्रतिशोध का एक साधन बन गया। इससे पहले कि रॉबर्ट प्रतिक्रिया कर पाता, लिंडा ने उस पर झपट्टा मारा। चाकू हवा के माध्यम से फिसल गया। इसका ब्लेड प्रकाश को पकड़ रहा था क्योंकि यह रॉबर्ट की शर्ट के माध्यम से और उसके मांस में कटा हुआ था। रॉबर्ट की आंखें सदमे और दर्द में चौड़ी हो गईं क्योंकि वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया, लिंडा के अथक हमलों को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने चाकू को अपनी बाहों से अवरुद्ध करने की कोशिश की, लेकिन लिंडा के रोष ने उसे बार बार छुरा घोंपने के लिए प्रेरित किया। ब्लेड के प्रत्येक जोर ने विश्वासघात की गहरी भावना से प्रेरित किया। सदमे में जमी एमिली ने दृश्य को भयावह अभिव्यक्ति के साथ देखा। उसकी मां को रोकने के लिए उसकी दलीलों को चाकू से मांस मारने की आवाज और रॉबर्ट के दर्द की चीख से डूब गया। वह हस्तक्षेप करने के लिए चली गई, लेकिन पल की हिंसा बहुत तीव्र थी और लिंडा के क्रोध के सरासर बल के खिलाफ उसके कार्य निरर्थक थे। रॉबर्ट फर्श पर गिर गया। लिंडा ने उसे छुरा घोंपना जारी रखा, जिससे उसकी सांसें फट गईं। एक बार गर्व करने वाला व्यवसायी जमीन पर लेट गया। उसके चारों ओर खून जमा हो गया, खिड़कियों के माध्यम से उज्ज्वल सुबह के सूरज को छानने के विपरीत। लिंडा के हाथ खून से लथपथ थे और चाकू, जो अब क्रिम्सन से सना हुआ था, उसकी मुट्ठी से गिर गया क्योंकि वह वापस लड़खड़ा गई थी। उसकी सांस भारी और असमान थी। भयानक दृश्य ने एमिली और लिंडा को अविश्वास की स्थिति में छोड़ दिया। एमिली रॉबर्ट के शरीर के बगल में अपने घुटनों पर गिर गई। उसका चेहरा सदमे और दुहक के मिश्रण से बदल गया। लिंडा कुछ फीट दूर खड़ी थी। उसकी छाती गर्म हो रही थी। उसका दिमाग उसके कार्यों की विशालता को संसाधित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। कमरा एक बार पारिवारिक सद्भाव का स्थान हिंसा और रक्तपात द्वारा चिह्नित एक अपराध स्थल बन गया था। लिंडा और एमिली ने पूरे कमरे में एक दूसरे को देखा। जो अभी अभी हुआ था उसकी वास्तविकता। मौन केवल सामयिक, प्रचंड सांस और बाहर यातायात की दूर की आवाज से विरामित था। एक गुप्त संबंध के साथ शुरू हुआ विश्वासघात घातक हिंसा के एक अधिनियम में समाप्त हो गया था, जिससे दोनों महिलाओं को अपने परिवार के खंडहर और उनकी पसंद के भूतिया परिणामों का सामना करना पड़ा। जैसे ही स्थिति की गंभीरता डूबने लगी, लिंडा और एमिली को टकराव के बाद हाथापाई करने के लिए छोड़ दिया गया। उस सुबह की घटनाओं ने उनके जीवन को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया था
अपने परिवार के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने और उसके बाद होने वाली जांच के लिए मंच की स्थापना की। 3 नवंबर 2010 की सुबह रॉबर्ट डेविस की हत्या के बाद एक गंभीर और अराजक दक्षता के साथ सामने आया। जैसा कि लिंडा डेविस और उनकी बेटी एमिली ने अपने द्वारा बनाए गए आतंक के बीच में खड़ा किया था, स्थिति की वास्तविकता में सेट होना शुरू हो गया। एमिली अभी भी सदमे में है और मुश्किल से घटनाओं की गंभीरता को संसाधित करने में सक्षम है। अपने फोन पर ठोकर खाई और 911 डायल किया। डर और अविश्वास से कांपती उसकी आवाज ने उस हिंसक घटना के डिस्पैचर को सूचित किया जो अभी अभी हुई थी। कॉल लगभग 9:45 बजे रखी गई थी। एमिली के विवरण को अलग कर दिया गया था, जिससे उस घबराहट और भ्रम का पता चला था जिसने उसे घेर लिया था। कुछ ही मिनटों में पुलिस विभाग के अधिकारी डेविस निवास पर पहुंचे। पहले उत्तरदाताओं जासूस जॉन हैरिसन के नेतृत्व में नरसंहार के एक दृश्य के साथ मिले थे। रॉबर्ट डेविस का शव लिविंग रूम में खून के एक पूल में पड़ा हुआ था। पीड़ित के धड़ और बाहों में कई वार के घाव थे, जो एक उन्मादी और क्रूर हमले का परिणाम था। हमले में इस्तेमाल चाकू पास में खून से लथपथ मिला। लिंडा डेविस अभी भी घटनास्थल पर मौजूद थी, रसोई काउंटर के पास खड़ी थी, उसके कपड़े खून से सने हुए थे। वह अपने आसपास की अराजकता से स्पष्ट रूप से विचलित और भावनात्मक रूप से अलग हो गई थी। अधिकारियों ने तुरंत उसे नजरबंद कर दिया, उसके अस्थिर आचरण और खून से लथपथ रसोई के चाकू को देखते हुए। घर से बाहर निकलने से पहले लिंडा को हथकड़ी लगाई गई और उसके अधिकारों को पढ़ा गया। इस बीच एमिली को एक तरफ ले जाया गया और एक गवाह के रूप में पूछताछ की गई। डिटेक्टिव हैरिसन और उनकी टीम ने लिविंग रूम में उनके साथ एक प्रारंभिक साक्षात्कार आयोजित किया, जहां उन्होंने घटनाओं के अपने खाते का दस्तावेजीकरण किया। एमिली के बयान खंडित और भावनात्मक थे, उस तर्क का विस्तार करते हुए जो उसकी मां और रॉबर्ट और उसके बाद की हिंसा के बीच भड़क गया था। जैसे ही हत्या की खबर फैली, स्थानीय मीडिया आउटलेट जल्दी से डेविस निवास पर उतरे। क्रूर हत्या और लिंडा डेविस की आगामी गिरफ्तारी की कहानी ने समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। रिचमंड के छोटे शहर के माहौल को घोटाले से हिला दिया गया था और मामला गहन मीडिया जांच का विषय बन गया। समाचार चैनलों ने चौंकाने वाले विवरणों की सूचना दी और पत्रकारों ने डेविस के घर के बाहर डेरा डाला, जो सामने आने वाली त्रासदी पर किसी भी अपडेट के लिए उत्सुक थे। पुलिस जांच बयानामे शुरू हुई। डिटेक्टिव हैरिसन ने फोरेंसिक विशेषज्ञों की अपनी टीम के साथ अपराध स्थल से सावधानीपूर्वक सबूत एकत्र किए। रक्त के नमूने, उंगलियों के निशान और खूनी चाकू सभी को प्रलेखित किया गया और विश्लेषण के लिए अपराध प्रयोगशाला में भेजा गया। फोरेंसिक टीम ने भी डेविस के घर की खोज की, जिसमें अतिरिक्त सबूतों को उजागर किया गया, जिसने परिवार के हाल के इतिहास की एक घिनौनी तस्वीर को चित्रित किया। पाए गए सबूतों में लिंडा और रॉबर्ट के बीच व्यक्तिगत पत्रिकाएं और पत्राचार थे, जो उनके परेशान रिश्ते और परिवार के भीतर तनावपूर्ण गतिशीलता का खुलासा करते थे। आगे की जांच ने एमिली और रॉबर्ट के गुप्त संबंध को उजागर किया। पाठ संदेश और फोन रिकॉर्ड से पता चला कि एमिली और रॉबर्ट एक अवैध संबंध में शामिल थे, जिसे सावधानीपूर्वक छुपाया गया था। जासूसों ने पड़ोसियों, दोस्तों और परिचितों का साक्षात्कार लिया, जो हत्या की घटनाओं की समयरेखा को एक साथ जोड़ते हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, चक्कर और उसके बाद की हत्या का विवरण तेजी से सार्वजनिक होता गया। मीडिया कवरेज अथक था। इस मामले को एक नाटकीय और निंदनीय पारिवारिक त्रासदी के रूप में चित्रित किया। लिंडा डेविस की गिरफ्तारी और चक्कर के बारे में खुलासे ने व्यापक सदमे और अटकलों को जन्म दिया। विश्वासघात, हिंसा और टूटे हुए परिवार की कहानी को समाचार रिपोर्टों में विच्छेदित किया गया था, जो गहन सार्वजनिक हित को जोड़ता है।
एमिली, जो अब हत्या के नतीजों से जूझ रही है, को सार्वजनिक जांच और व्यक्तिगत पीड़ा का सामना करना पड़ा। इस मामले में उन्हें एक प्रमुख गवाह के रूप में देखा गया था और त्रासदी में उनकी भूमिका गहन मीडिया फोकस का विषय बन गई। एमिली पर घटनाओं का मनोवैज्ञानिक प्रभाव गहरा था, क्योंकि वह अपने सौतेले पिता के नुकसान, अपनी मां की गिरफ्तारी और अपने पारिवारिक जीवन के पतन से निपटने के लिए संघर्ष कर रही थी। अध्याय उथल-पुथल में समुदाय के साथ बंद हो गया और जांच जारी रही। लिंडा डेविस पुलिस हिरासत में रहे, प्रथम श्रेणी की हत्या के आरोपों का सामना कर रहे थे। मामले ने न केवल एक परिवार को तोड़ दिया था, बल्कि एक छोटे से शहर का ध्यान भी आकर्षित किया था जो एक अपराध के सदमे से जूझ रहा था जो विश्वास को धता बताता था। लिंडा डेविस का परीक्षण 12 फरवरी 2011 को शुरू हुआ। कोर्ट रूम पत्रकारों, स्थानीय निवासियों और कानूनी पेशेवरों के साथ पैक किया गया था। सभी एक मामले की कार्यवाही को देखने के लिए उत्सुक थे, जिसने समुदाय और मीडिया का ध्यान समान रूप से आकर्षित किया था। लिंडा डेविस, और यह वर्ष के सबसे सनसनीखेज परीक्षणों में से एक बन जाएगा। लिंडा डेविस को अपने पति रॉबर्ट डेविस की हत्या के लिए प्रथम श्रेणी की हत्या के आरोपों का सामना करना पड़ा। सहायक जिला अटॉर्नी मारिया कोलिंस के नेतृत्व में अभियोजन पक्ष ने लिंडा के खिलाफ एक सम्मोहक मामला प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की रणनीति ने लिंडा के मकसद को स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया, उनकी बेटी एमिली के साथ रॉबर्ट के संबंध की खोज और बाद में हिंसक प्रकोप जिसके कारण रॉबर्ट की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष का मामला कई महत्वपूर्ण सबूतों पर बनाया गया था। एक अपराध स्थल से साक्ष्य, अभियोजन पक्ष ने अपराध की क्रूर प्रकृति पर प्रकाश डाला। रॉबर्ट डेविस पर लगाए गए कई छुरा घावों को दिखाते हुए तस्वीरें और फॉरेंसिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। खूनी रसोई का चाकू और लिंडा के दाग वाले कपड़े सबूत के केंद्रीय टुकड़े थे, जो हमले की हिंसा को रेखांकित करते थे। 2. लिंडा का कबूलनामा, अभियोजन पक्ष ने लिंडा के कबूलनामे का इस्तेमाल किया, जो प्रारंभिक पुलिस पूछताछ के दौरान उनके मामले के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में दिया गया था। अपने बयान में लिंडा ने गुस्से में रॉबर्ट पर हमला करने की बात स्वीकार की, हालांकि उसने दावा किया कि यह चक्कर की खोज से उकसाया गया था। उसका कबूलनामा भौतिक साक्ष्य के साथ उसे फंसाने में शक्तिशाली था। 3. एमिली डेविस से गवाही, एमिली को हत्या तक की घटनाओं के बारे में गवाही देने के लिए बुलाया गया था। उसकी गवाही भावनात्मक और कठिन थी, क्योंकि उसने अपनी मां के संदेह और हिंसा में बढ़ने वाले अशांत तर्क की खोज की। एमिली ने परिवार के भीतर तनाव और उनके रिश्तों पर चक्कर के विनाशकारी प्रभाव का वर्णन किया। 4. अफेयर सबूत, अभियोजन पक्ष ने एमिली और रॉबर्ट के बीच संबंध के सबूत पेश किए। रिश्ते के अस्तित्व और परिवार के पतन में इसकी भूमिका को स्थापित करने के लिए पाठ संदेश, फोन रिकॉर्ड और निजी पत्राचार पेश किए गए थे। वकील विलियम रॉस के नेतृत्व में बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि लिंडा की हरकतें अत्यधिक भावनात्मक संकट का परिणाम थीं। रक्षा ने लिंडा को विश्वासघात के शिकार के रूप में चित्रित किया और हत्या के समय उसकी अस्थिर मानसिक स्थिति की ओर इशारा किया। उन्होंने लिंडा के कार्यों की गंभीरता को कम करने का प्रयास किया, उन्हें पूर्वनिर्धारित हत्या के बजाय एक भारी भावनात्मक संकट के कारण हुए विस्फोट के रूप में तैयार किया। परीक्षण गवाह गवाही की एक श्रृंखला के साथ आगे बढ़ा, जिसमें चरित्र गवाह भी शामिल थे, जिन्होंने लिंडा की आम तौर पर अच्छी प्रकृति और एक देखभाल करने वाली पत्नी और मां के रूप में उसके इतिहास से बात की थी। रक्षा ने लिंडा के समुदाय में पिछले योगदान और उसके अन्यथा शांतिपूर्ण जीवन को उजागर करने की मांग की। कोर्ट रूम ड्रामा अपने चरम पर पहुंच गया जब जूरी ने विचार विमर्श शुरू किया। एक सप्ताह के गहन कानूनी तर्कों और भावनात्मक गवाही के बाद जूरी 23 फरवरी 2011 को एक फैसले के साथ लौट आई। लिंडा डेविस को प्रथम श्रेणी की हत्या का दोषी पाया गया था।
फैसले को जनता की मिश्रित प्रतिक्रियाओं के साथ मिला, जो मामले की जटिलता और परस्पर विरोधी भावनाओं को दर्शाता है। सजा के चरण के दौरान लिंडा की रक्षा ने उसकी भावनात्मक स्थिति और हत्या के आसपास की दुखद परिस्थितियों का हवाला देते हुए उदारता के लिए तर्क दिया। हालांकि न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता और पीड़ित के परिवार पर प्रभाव पर विचार करने के बाद लिंडा को पैरोल की संभावना के बिना जेल में जीवन की सजा सुनाई। यह सजा 1 मार्च 2011 को दी गई थी, जो एक कानूनी प्रक्रिया के अंत को चिह्नित करती है। परीक्षण के बाद के महीनों में एमिली घटनाओं से नतीजों का सामना करने के लिए संघर्ष करती रही। मामले को लेकर मीडिया का उन्माद फीका पड़ गया था, लेकिन एमिली पर व्यक्तिगत प्रभाव गहरा रहा। उसे अपने पारिवारिक जीवन के टूटे हुए अवशेषों और विश्वासघात और हिंसा द्वारा छोड़े गए भावनात्मक निशान का सामना करने के लिए छोड़ दिया गया था। सितंबर 2011 में एमिली ने राज्य जेल में लिंडा का दौरा किया, जहां लिंडा अपनी सजा काट रही थी। बैठक भावनात्मक रूप से चार्ज की गई थी और दोनों महिलाओं के लिए मुश्किल थी। एमिली ने उस मां को समेटने के लिए संघर्ष किया जिसे वह हत्या के दोषी महिला के साथ जानती थी। बदले में लिंडा को अपने कार्यों के परिणामों और सलाखों के पीछे अपना शेष जीवन बिताने की वास्तविकता का सामना करना पड़ा। जैसा कि एमिली ने जेल छोड़ दिया, उसने उन विकल्पों पर विचार किया जो दुखद परिणाम का कारण बने थे। अफेयर, हत्या और उसके बाद के मुकदमे ने उनके पारिवारिक बंधनों की नाजुकता और रहस्यों की विनाशकारी शक्ति को उजागर किया था। एमिली समझ गई कि उनके कार्यों की कीमत खड़ी थी और उनकी पसंद के परिणामों ने उनके जीवन को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया था।